उस आदमी ने हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम में हिस्सा लिया और जो कुछ वहां हुआ उसने दुनिया के टॉप एस रैंक एलीट्स को भी हैरान कर दिया। उसने हंटर की उभरती हुई स्टार को सिर्फ बुनियादी शारीरिक लड़ाई में हरा दिया था। वह नजारा हर एक परीक्षक को चौंका गया, यहां तक कि एक एस रैंक गिल्ड का सबसे मजबूत सदस्य भी अपनी ताकत की सीमा उस पर आजमाने का मन नहीं रोक पाया। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि हू क्यान ने दूसरी दुनिया में पूरे 80 लंबे सालों तक लड़ाई लड़ी है। वह एक अजेय भाला देवता था। एक बार उसने अपने हाथों से उस दुनिया के राक्षस राजा को मार गिराया था। अपना काम पूरा करने के बाद जब थकान ने उसे जकड़ लिया तो हू क्यान ने देवी से एक विनती की। उसने कहा कि उसकी सारी यादें और अनुभव सुरक्षित रखे जाएं और उसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए। देवी ने उसकी बात मान ली, लेकिन पृथ्वी पर उसका जो संस्करण था वह पहले ही मर चुका था। इसलिए देवी ने उसकी आत्मा को एक नए शरीर में डाल दिया। अगले ही पल एक रोशनी की किरण हू क्यान पर गिरी। वह नया शरीर मरने की कगार पर था, फिर भी देवी को विश्वास था कि वह इसके जरिए एक बिल्कुल नई जिंदगी जीने वाला था। जब हू क्यान की आंखें फिर से खुलीं तो वह वापस धरती पर था। उस शैतानी दूसरी दुनिया ने उसे अनगिनत तकलीफें दी थीं। अब जब वह धरती पर लौट आया था तो उसका नया शरीर बस एक किशोर लड़के जैसा था। उसने रसोई का नल चालू किया और वहां से साफ, बिना किसी मिलावट वाला पानी बहता देखा। सिर्फ एक साधारण दबाव से आग जल उठी। ये उसके लिए असली जादू था। उस दूसरी दुनिया के सारे जादूगर जहन्नुम में जाएं। और सबसे बढ़कर इस दुनिया में अभी भी उसका पसंदीदा खाना मौजूद था, फ्राइड चिकन कटलेट। उसका असली स्वाद चखकर हू क्यान की आंखों में आंसू आ गए। यही तो असली खाना होता है। 80 साल की लगातार लड़ाई के दौरान उसने कभी सही से खाना नहीं खाया था। आखिरकार अब वह इस दुनिया में एक आम इंसान की तरह जी सकता था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी खिड़की के बाहर हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। वह बाथरूम गया और एक लंबा, आरामदायक शावर लिया। हालांकि वह अभी भी इस दुनिया के माहौल से पूरी तरह मेल नहीं खा पा रहा था, फिर भी उसे लगता था कि अब जिंदगी बेहतर होने वाली है। फिर अचानक एक चेतावनी मिली। उसकी खिड़की के बाहर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह बहुत डर गया। ऐसा कुछ धरती पर कैसे हो सकता है? कुछ ही पल बाद उसके पीछे एक घोषणा सुनाई दी और एक आपातकालीन सूचना जारी की गई। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक क्षरण छिद्र, इरोजन होल, बन गया था। सभी निवासियों को तुरंत नीचे बने शेल्टर में जाने का आदेश दिया गया। हू क्यान को नहीं पता था कि क्षरण छिद्र क्या होता है और असल में वहां क्या हो रहा था। अगले नजारे ने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। कई मानवीय दानव दीवारों से चिपके हुए थे। वह अपनी खिड़की के शीशे के बिल्कुल पास खड़ा था। उन दानवों के तेज पंजे शीशे को फाड़ने ही वाले थे। जैसे ही वे टूटकर अंदर आने वाले थे, हू क्यान तेजी से घूमकर वहां से भागा। अब यह साफ था कि यह धरती अब वह धरती नहीं रही जिसे वह जानता था और उसे तुरंत इन सब बातों के जवाब चाहिए थे। ये इंसान जैसे दिखने वाले जीव उन राक्षसों से बहुत मिलते जुलते थे जिनका उसने दूसरी दुनिया में सामना किया था। हू क्यान जल्दी से खिड़की के किनारे चला गया, उनकी नजरों से बचते हुए। जैसे ही वे वहां से चले गए, वह बिना हिचकिचाए खिड़की से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि सबसे सुरक्षित कदम ब्रॉडकास्ट की हिदायतों को मानते हुए शेल्टर की तरफ जाना ही होगा। तभी उसने आगे एक लड़का खड़ा देखा। वह उस लड़के को साथ लेकर चलने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि वह बच्चा असल में मॉन्स्टर्स की तरफ वापस जाने वाला है। उस बच्चे का चेहरा भले ही अभी जवान था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल डटी हुई थीं। उसने तो यह भी कहा कि वह उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देगा और हू क्यान से पूछा कि क्या वह उसके साथ चलना चाहता है। हू क्यान हैरान रह गया। क्या आजकल के बच्चे सच में इतने बेखौफ होते हैं? उस लड़के ने बताया कि धरती पिछले 13 सालों से ऐसी ही थी। जंग लगी दरारें वे दरवाजे थे जिनसे दानव निकलते थे और किसी को भी नहीं पता था कि ये दरारें कैसे बनती हैं या कब और कहां दिखेंगी। यह बात जानकर वह बहुत निराश हो गया। आखिर इतने संघर्ष के बाद जब वह धरती पर वापस आया था तो यह जगह तो जिंदा नरक बन चुकी थी। उसने बच्चे से बिना किसी झिझक के पूछा कि अभी धरती पर सबसे ताकतवर शिकारी कौन है। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, ली सून। ली सून जेनाबी गिल्ड से थी, जो पृथ्वी के टॉप 10 गिल्ड्स में से एक है। वह एक भारी ग्रेट स्वॉर्ड चलाती थी और इस वक्त श्विन में एक क्षरण दरार को संभाल रही थी। ताकतवर हंटर होने के बावजूद आम लोगों को मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखकर हू क्यान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। अचानक
हु क्यान ने बच्चे का मुंह दबा दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। आगे से मॉन्स्टर्स आ रहे थे। करीब से देखने पर सामने सीधे 5 मॉन्स्टर्स दिखे, लेकिन हु क्यान बेहतर जानता था। नजर में 5 थे, पर एक और वहां छुपा हुआ था। सौभाग्य से यह नया शरीर भी आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था, इतना कि वह उनके साथ मुकाबला कर सके। फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह लड़ाई के बीच बच्चे की सुरक्षा कर पाएगा, लेकिन उसे छोड़कर जाना भी कोई विकल्प नहीं था। जब वह अपने फैसले सोच रहा था, तभी एक जानी पहचानी अनुभूति ने उसे घेर लिया। हवा में हल्की नीली ऊर्जा की चमक थी। वह मना थी। उस पल उसे पूरा भरोसा हो गया कि यह वही दुनिया है जिसे उसने कभी जाना था। अगले ही पल एक दानव आग की लपटों के साथ फट पड़ा। यह हमला खुद हु क्यान ने किया था। हालांकि जो मना उसने 80 सालों में जमा किया था, वह अब खत्म हो चुका था, लेकिन जब तक हवा में मना मौजूद थी, वह फिर से उसे इकट्ठा कर सकता था। इसका मतलब था कि वह अपनी आत्मा में खुदी हुई ताकत, पैराडॉक्स फ्लेम, को अभी भी चला सकता था। आग की ताकत थोड़ी कम थी, लेकिन इन कुछ राक्षसों से निपटना उसके लिए काफी था। बच्चा उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहा था और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी अनोखी ताकत होगी। इसके बाद वह लड़का खुद भी तैयार हो गया ताकि आगे बढ़कर राक्षसों को खत्म कर दे। हु क्यान बस स्तब्ध रह गया। राक्षस अभी तक अपने निशाने पर पूरी तरह फोकस भी नहीं हुए थे, तो यह बच्चा इतनी जल्दी बाहर क्यों भागा? जैसा हु क्यान ने सोचा था, वह छोटा लड़का तुरंत राक्षसों का निशाना बन गया और डर उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। सौभाग्य से हु क्यान ने समय रहते उस लड़के का बाजू पकड़ लिया। उसने लड़के को इशारा किया कि जमीन पर पड़ी लाठी उसे दे दे। उसे बच्चे का वह हथियार उधार लेना था। अगले ही पल 3 राक्षस सीधे हु क्यान की तरफ दौड़े। जैसे ही वह हथियार उसके हाथ तक पहुंचा, हु क्यान की नजरें पूरी तरह बदल गईं। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, हवा का एक तेज शोर उठा। तुरंत बाद तीनों राक्षस कमर से साफ कट गए। उसी पल हु क्यान को अपने भाला देवता वाले दिनों की वही पुरानी ताकत महसूस हुई। वह लड़का उस नजारे को देखकर पूरी तरह दंग रह गया। उसकी नजरों में हु क्यान कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह कोई ऐसा शिकारी था जो अपनी असली पहचान छुपा रहा था। लेकिन हु क्यान के अंदर गुस्से की आग जल रही थी। वह शांतिपूर्ण जिंदगी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वह सब अब खत्म हो चुका था। ऐसे ही चिढ़े हुए चेहरे के साथ हु क्यान उस लड़के को अंडरग्राउंड शेल्टर में लेकर गया। लड़के की मां ने अपने बच्चे को देखते ही पहचान लिया और वह बार बार हु क्यान का धन्यवाद करने लगी। उस औरत के महंगे और अच्छे दर्जे के कपड़े देखकर हु क्यान एक पल के लिए ठिठक गया। तो वह लड़का असल में एक अमीर परिवार से था, तभी उसने इतना घमंड दिखाया था। उसी वक्त पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही देर में एक राक्षस दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। सब लोग डर के मारे भाग गए, पर जो खड़ा था वह वहीं डटा रहा। लड़के ने वापस मुड़कर उसे भागने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि इस राक्षस के सामने हु क्यान भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन हु क्यान फिर भी वहां से हिला नहीं। उसे लगा था कि वह किसी जानी पहचानी दुनिया में वापस आ गया है, पर अब साफ हो गया था कि यह जगह बाकी नरक जैसी दुनियाओं से अलग नहीं है। उसने अपने पास खड़े लड़के से पूछा कि अगर उसका परिवार इतना अमीर है, तो वह शिकारी क्यों बनना चाहता है? कहीं सुरक्षित छिपकर आराम से जीने की बजाय वह इस खतरे में क्यों पड़ना चाहता है? लड़के ने बताया कि उसके पिता को राक्षसों ने मार डाला था, उस वक्त जब उनका परिवार शेल्टर में छुपा हुआ था। उसी पल उस लड़के को समझ आ गया था कि धरती पर सच में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। इसलिए उसने कसम खाई कि वह सबसे ताकतवर शिकारी बनेगा, सारे क्षरण छिद्रों को खत्म करेगा और दुनिया को बचाएगा, चाहे यह सुनने में मजाक ही क्यों न लगे। बात पूरी होने से पहले ही हु क्यान ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए दिलासा दिया कि वह एक दिन बड़ा शिकारी जरूर बनेगा, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह कभी इस दुनिया को बचा नहीं पाएगा। जैसे ही हु क्यान की बात खत्म हुई, लड़के की मां उसे खींचकर भागने लगी। तभी उनके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और जब लड़का मुड़ा तो वह दंग रह गया। वह दानव जिससे सब डर रहे थे, पहले ही मर चुका था। हु क्यान ने उसे महज एक हाथ से मार डाला था। हु क्यान ने जो कहा था कि वह लड़का दुनिया नहीं बचा पाएगा, उसकी वजह सीधी थी, क्योंकि यह काम हु क्यान का था और उसके पास इसे करने का भरपूर तजुर्बा भी था। उस दानव से निपटने के बाद हु क्यान घर लौटा ताकि इस नई दुनिया के बारे में जानकारी जुटा सके।
उसने देखा कि उसका बैंक बैलेंस सिर्फ 3001 रह गया है। इस शरीर का असली मालिक एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था, लेकिन जंग लगी दरारों की वजह से कंपनी दिवालिया हो गई और वह बेरोजगार हो गया। जैसे ही हू क्यान सोच रहा था कि अब पैसे कैसे कमाए जाएं और कैसे जिया जाए, तभी उसे अपने फोन पर शिकारी भर्ती का नोटिस दिखा और वक्त तेजी से आगे बढ़ गया। अगले दिन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर का नजारा बदला हुआ था। आज वहां एक भव्य सिलेक्शन सेरेमनी आयोजित होने वाली थी। इस इवेंट में दूर दूर से कई हंटर स्काउट्स आए थे, जो अपने अपने गिल्ड के लिए होनहार नए हंटर्स को भर्ती करना चाहते थे। हालांकि एक स्काउट को भीड़ देखकर लगा कि इस बैच में कोई खास बात नहीं है, बस कुछ मामूली लोग ही आए हैं। फिर भी इस सिलेक्शन इवेंट ने दुनिया के टॉप 10 हंटर्स में से एक ली सून का ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया। एरिना में मौजूद लगभग हर शख्स उन्हें बेहद सम्मान और हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। वह एक ऐसी हंटर थीं जिन्हें लोग आमतौर पर सिर्फ खबरों या टीवी पर ही देखते थे, लेकिन आज वह खुद साक्षात वहां मौजूद थीं। सबको यही लग रहा था कि ली सून यहां हंटर अकादमी की टॉप ग्रेजुएट हान सिंगा से मिलने आई हैं, जिसने हाल ही में इलेक्ट्रो कंट्रोल की दुर्लभ ताकत हासिल की थी। लेकिन उन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि ली सून ने सिंगा को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। उनके लिए सिंगा की हैसियत महज एक चलते फिरते पावर बैंक जैसी थी। तभी उनके साथ खड़ा एक साथी बोला, हान सिंगा की ताकत कुछ खास मौकों पर काफी काम आ सकती है। इस बात पर पास ही खड़े एक शख्स ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए बड़े आराम से कहा, अकादमी में तो ऐसे काफी लोग हैं जो खुद को प्रतिभावान समझते हैं, लेकिन असली लड़ाई के मैदान में उतरते ही वे ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाते हैं। ली सून को यह बेबाक जवाब पसंद आया। उन्होंने तारीफ के तौर पर कैजुअली अपने साथी को एक टॉफी दी। आखिरकार ट्रेनिंग और असली मौत की लड़ाई के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। जो छात्र सिर्फ कंट्रोल्ड एक्सरसाइज के माहौल में पलते हैं, उन्हें असली लड़ाई के दबाव में ढलने में समय लगता है, और हू क्यान भी इससे अलग नहीं था। थोड़ी ही देर में नीचे एरिना में मुकाबला शुरू होने वाला था। ली सून बड़े चाव से नीचे देख रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई दमदार टैलेंट नजर आ जाए। वह चाहती थीं कि ये नए लोग उन्हें अपनी वो काबिलियत दिखाएं जो सच में असरदार हो। इसी बीच होस्ट ने प्रतियोगियों की लिस्ट पर नजर डाली। जब होस्ट ने अगले प्रतियोगी की प्रोफाइल देखी तो वह दंग रह गया। वह बस एक आम आदमी था जिसने हंटर अकादमी तक से पढ़ाई नहीं की थी। दूसरी तरफ हू क्यान अपना कॉम्बैट सूट पहने पूरी तरह तैयार था। उसके हाथ एसोसिएशन द्वारा दिए गए हथियार को मजबूती से थामे हुए थे। होस्ट ने मन ही मन उस प्रतियोगी का मजाक उड़ाना जारी रखा और सोचने लगा कि इस बड़े मंच पर कदम रखने के लिए एक बिना अकादमी वाले शख्स को कितनी हिम्मत चाहिए होगी। और अब एरिना में वह प्रतियोगी प्रवेश कर रहा था जिसके नए नाम और पहचान से खुद हू क्यान भी अभी पूरी तरह परिचित नहीं हो पाया था। नियम बिल्कुल सरल और स्पष्ट थे। केवल एसोसिएशन द्वारा जारी हथियारों का इस्तेमाल होगा और जानलेवा हमला करना पूरी तरह मना था। हू क्यान असल में इस हंटर एग्जाम का इस्तेमाल अपनी ताकत को और निखारने के लिए करना चाहता था। उसके सामने खड़ा सुनहरे बालों वाला लड़का बेहद घमंडी नजर आ रहा था, जो साफ तौर पर हू क्यान को अपने बराबर का योद्धा समझ ही नहीं रहा था। जैसे ही रेफरी ने अपना हाथ ऊपर उठाया, पहला मुकाबला औपचारिक रूप से शुरू हो गया। मुकाबला शुरू होते ही वह सुनहरा लड़का तेजी से आगे बढ़ा। वह इस सोच से उत्साहित था कि सामने खड़ा लड़का हू क्यान तो अभी तक अपनी माना भी जमा नहीं पा रहा है, लेकिन हू क्यान के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसके लिए उसका विरोधी कमजोरियों का एक पुतला भर था। अगले ही पल हू क्यान ने अपना हथियार सीधे जमीन में गाड़ दिया। फिर उस गोरे जवान की हैरानी की कोई सीमा न रही जब हू क्यान अचानक उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। गोरे जवान के दिमाग में उलझन छा गई। क्या यह कोई अत्यधिक स्पीड वाला शिकारी है? जब तक वह कुछ समझ पाता, हू क्यान बिजली की गति से उसके पीछे पहुंच चुका था। तेरी तकनीक बहुत ढीली है, हू क्यान ने ठंडे स्वर में कहा। तुझसे निपटने के लिए तो मुझे हथियार की भी जरूरत नहीं है। अगले ही सेकंड हू क्यान ने उसके पेट पर एक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ा कि गोरे जवान को उल्टी आने लगी और ऐसा लगा जैसे पिछली रात जो कुछ भी उसने खाया था सब बाहर आ जाएगा। जैसे ही उसका विरोधी हार मानकर गिरने वाला था, हू क्यान नीचे झुका और उसे वापस पकड़कर खड़ा कर दिया। फिर उसने एक जबरदस्त अपरकट मारा जिससे उस लड़के का जबड़ा ही टूट गया। वह गोरा लड़का जो कुछ पलों पहले अहंकार में डूबा था,
अब मुश्किल से होश में था। यह देखकर हु क्यान खुद भी थोड़ा चौंक गया। उसे पता था कि यह लड़का उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन हालात उम्मीद से ज्यादा नाजुक निकले। उसने नंगे हाथों से लड़ने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उसे डर था कि अगर भाला लग गया तो सामने वाले को जानलेवा चोट लग सकती है। कुछ देर इस स्थिति पर सोचने के बाद वह शांत हुआ और आराम की मुद्रा में आ गया। वो बच्चा शायद अभी नौसिखिया ही था। ये साफ था कि ये एक आम शिकारी का स्तर नहीं था, लेकिन उस जगह ने ली सून को ठिठका कर रख दिया। ये बंदा आखिर है क्या? उसने तुरंत हु क्यान की प्रोफाइल चेक की, जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था। एक सहकर्मी ने कहा कि उस जवान के पास लगभग कोई मना रिजर्व नहीं था। इतनी ताकत के लिए तो सालों की मेहनत और माना का जमा होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब बस किस्मत ही हो सकती है। ये बात सुनकर ली सून ने बस सर्दी से चुप्पी साध ली और एक टॉफी खा ली। उसकी नजरों में यह ज्यादा मुमकिन था कि हु क्यान जानबूझकर एरिना के फर्श पर मना इकट्ठा करने से मना कर रहा हो। हु क्यान ने अपनी गर्दन घुमाई, थोड़ी अकड़ महसूस करते हुए। फिर भी अगर उसे अपनी ताकत साबित करनी थी तो लड़ाई को साफ तौर पर खत्म होना था। अगले ही पल वो पहले से ही सुनहरे बाल वाले युवक के पास खड़ा था। उसका मुंह उठाया और शांत आवाज में बोला, चिंता मत करो, ये मुक्का जानलेवा नहीं होगा। उस वक्त तक सुनहरे बाल वाला युवक पूरी तरह दहल चुका था और लगातार हु क्यान से भीख मांग रहा था। एक जोरदार तमाचा जो उसे एक ही पंच में बेहोश कर सकता था। यह नजारा स्टैंड में बैठे हंटर स्काउट्स के बीच जोरदार चर्चा छेड़ गया। जैसे जैसे बाकी लोग उसकी ताकत पर बहस कर रहे थे, ली सून ने अपना मन बना लिया। वह खुद ही यह पता लगाएगी कि असली ताकत किसमें है। एक साथी ने उससे पूछा कि वह कहां जा रही है। ली सून ने सादगी से जवाब दिया कि वह एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिलने जा रही है। मुझे उससे कुछ पूछना है। इसी बीच हु क्यान की लड़ाइयां जारी थीं। चाहे कोई भी मंच पर आया, नतीजा एक जैसा था। वे 3 राउंड भी टिक नहीं पाए। हर कोई ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि आखिर हंटर अकादमी इस हफ्ते लड़ाकों को क्या सिखा रही है। आखिरकार कई विरोधियों को हराने के बाद उसके सामने कोई वाकई काबिल दिखा। जैसे ही वो स्टेज पर आई, भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। वो उम्मीदवार हान सिंगा थी और हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि क्या वो उस रहस्यमयी प्रतिभा की जीत की लकीर को रोक पाएगी। हु क्यान ने उसे कैजुअली देखा, लेकिन तुरंत ही उसकी दिलचस्पी जाग गई। उसके पास सबसे घना मना था जो उसने पूरे दिन में देखा था। हान सिंगा बेझिझक बोलती रही, तुमने अभी तक सिर्फ किस्मत से ये सब किया है, अब बस। हु क्यान मन ही मन हंसा। क्या ये वही नकली बातें थीं जो हंटर अकादमी के कोर्स में सिखाई जाती हैं? अगले ही पल हान सिंगा ने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली। उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। तुम्हारे पास शायद कोई खास ताकत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर नरमी बरतूंगी। ये बातें सुनकर हु क्यान ठहरा। कैसे हो सकता है कि उसके पास कोई खास ताकत ना हो? वह बस इतना जानता था कि अगर उसने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया तो गंभीर चोट लग सकती है। हान सिंगा ने एक गहरी सांस ली और हमला करने की मुद्रा में झुक गई। उसके हाथों के पास मना की शक्तिशाली धाराएं तेजी से इकट्ठा हो रही थीं। उसकी तलवार के चारों ओर सुनहरी बिजली किसी नागिन की तरह लिपटी हुई थी और पूरा हथियार उस जबरदस्त ऊर्जा से थरथरा रहा था। ऐसा दृश्य देखकर भला कौन रोमांचित नहीं होता। अगले ही पल हान सिंगा एक धमाके के साथ आगे बढ़ी। उसके शरीर से हरे और नीले रंग की आभा फूट रही थी। उसने पूरी ताकत से अपना ड्रॉ स्लैश वॉर किया, जिसे वह काफी देर से तैयार कर रही थी, लेकिन हु क्यान बस एक मामूली छलांग लगाकर उससे बच निकला। हान सिंगा यह देखकर दंग रह गई कि उसने इतनी आसानी से उसकी बिजली से भरी स्ट्राइक को चकमा दे दिया। हवा में गोता लगाते हुए हु क्यान ने देखा कि सिंगा ने तलवार के म्यान और ब्लेड दोनों को विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा से भरकर एक रेलगन जैसी घातक स्ट्राइक में बदल दिया था। कुछ ही पलों में हु क्यान जमीन पर मजबूती से वापस उतरा। वह शांत लहजे में बोला, अब तक की तकनीकों में तुम्हारी तकनीक मुझे सबसे बेहतर लगी, लेकिन तुम एक बुनियादी बात भूल गई, टाइमिंग। तुम सिर्फ बेतहाशा स्पीड के पीछे पड़ी हो। दरअसल हान सिंगा की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए हवा में चुंबकीय रास्ते तो बना लिए थे, पर वह सटीक समय का चुनाव नहीं कर पाई। जब हमले की दिशा इतनी स्पष्ट हो तो उसे टालना आसान हो जाता है, चाहे वह हमला कितना भी तेज या ताकतवर क्यों ना हो। हान सिंगा के मन में गहरी निराशा और झुंझलाहट भर गई।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत बेकार गई। उसने खुद को समझाया कि हू क्यान बस अपनी किस्मत के जोर पर बच गया है। उसने दोबारा अपनी तलवार निकाली और पहले से भी ज्यादा आक्रामक होकर हमला किया। वह चिल्लाई, वो चाल नाकाम हुई तो क्या, मैं तुम्हारे जैसे मामूली इंसान को तो हरा ही सकती हूं। लेकिन हकीकत ने उसे फिर से जख्म दिया। उसके हर वार को हू क्यान बड़े आराम से टालता जा रहा था। हू क्यान ने ठंडे अंदाज में कहा, तुम सच में बेवकूफ हो। जब मैं तुम्हारे सबसे तेज वार से बच सकता हूं तो बाकी वार मेरा क्या बिगाड़ेंगे। इन शब्दों ने हान सिंगा के आत्मसम्मान को हिलाकर रख दिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। उस पागलपन भरे गुस्से में वह अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मना शरीर में दबाने लगी, जो उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता था। अगर वह नहीं रुकती तो उसका शरीर अंदरूनी दबाव से ही ढह जाता। तभी हू क्यान बिजली की गति से उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने दृढ़ता से कहा, तेरी कोशिश अच्छी थी, लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म होती है। हमला करने से ठीक पहले वह बेफिक्र अंदाज में मुस्कुराया और बोला, सुनो, अगर बहुत ज्यादा दर्द होने लगे तो बस अपना बायां हाथ उठा देना। अगले ही पल एरिना में एक भारी गूंज सुनाई दी। बिना अपना मुक्का पीछे खींचे हू क्यान ने सीधे हान सिंगा के पेट पर एक जोरदार प्रहार किया। उस वार की ताकत इतनी थी कि सिंगा के हलक तक उल्टी आ गई। इसके बाद हू क्यान ने बिना किसी दया के उसके चेहरे पर मुक्कों की बौछार कर दी। अंत में एक निर्णायक और भारी मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा, जिससे हान सिंगा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते अकादमी की वह सबसे होनहार प्रतिभा एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक बुरी तरह हार चुके योद्धा के रूप में जमीन पर गिर पड़ी। यह नजारा वहां मौजूद हर शख्स के लिए चौंकाने वाला था। उसने अकादमी की टॉप स्टूडेंट को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी कि शायद हान सिंह का सिर्फ दिखावा थी, जो शारीरिक ट्रेनिंग के बजाय सिर्फ मना पर निर्भर रहती थी। इसी बीच हू क्यान को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा शायद वह लड़की फिर से लड़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हान सिंह का अधमरी हालत में कांपते हुए धीरे धीरे अपना बायां हाथ ऊपर उठा रही थी। उसका पूरा शरीर बेजान हो चुका था और वह मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी। हू क्यान को यह देखकर एक अजीब सी हंसी आ गई, क्योंकि उसने लड़ाई से पहले ही उससे कहा था कि दर्द असहनीय हो तो हाथ उठा देना, और सिंगा ने हार मानकर वही किया। वह सच में कर गई। आखिर वह असली एकेडमी की छात्रा जो थी। इसी बीच एसोसिएशन का एक स्टाफ मेंबर जल्दी जल्दी रेफरी की तरफ बढ़ा। उसने रेफरी के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे रेफरी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। कुछ ही पलों बाद रेफरी ने घोषणा की, मैच का शेड्यूल बदल दिया गया है। विजेता थोड़ी देर आराम कर सकता है। यह सुनकर हू क्यान थोड़ा हैरान रह गया। मैच तो खत्म हो चुका था, फिर उसे दोबारा तैयारी करने को क्यों कहा जा रहा था? लेकिन रेफरी के अगले शब्दों ने उसकी सारी शंका दूर कर दी। अगला मुकाबला एक खास मैच होने वाला था, जहां हू क्यान का सामना एक सक्रिय शिकारी एक्टिव हंटर से होना था। यह विशेष मैच खुद एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मंजूर किया था और इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सबकी नजरें बड़ी स्क्रीन पर टिक गईं और जैसे ही प्रतिद्वंदी का नाम सामने आया, पूरी भीड़ जोश में चीख उठी। हू क्यान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे महसूस हो गया था कि अब उसका मुकाबला एक अनुभवी योद्धा से होने वाला है। एक खास मैच? क्या उसने मेरी ताकत आजमाने के लिए कदम बढ़ाया है? हू क्यान के लिए यह सब नया नहीं था। उसने दूसरी दुनिया में भी ऐसी ही चुनौतियां देखी थीं। भाइयों, आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है। अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर हाइप करें, ताकि इसे सही रीच मिल सके और आपके इस छोटे भाई को थोड़ी मदद मिल जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आगे की कहानी शुरू करते हैं। तभी एरिना के फर्श पर स्टील के रगड़ने की एक तेज आवाज गूंजी। तुम्हारा नाम हू क्यान है, सही? सामने खड़ी महिला ने गरिमा के साथ कहा। मैं ली सून हूं। मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारे अंदर अभी कोई और खासियत छुपी है या नहीं। ली सून की नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें एक गहरा दबाव महसूस हो रहा था। उसने आगे कहा, यह स्टेज तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहोगे? अगर तुम्हें यह ज्यादा लगे तो मना कर सकते हो, मैं समझ सकती हूं। जब हू क्यान ने गौर से देखा कि वह कौन है, तो उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यह ली सून थी, टॉप 10 हंटर्स में से एक, जिसके बारे में उसने पहले सुना था। सबसे बड़ी बात उसका आत्मविश्वास और वह खौफनाक दबाव था
जो वह अपने चारों ओर बिखेर रही थी। यह कोई दिखावा नहीं था, बल्कि वह एक सच्ची पेशेवर शिकारी थी जो अनगिनत जानलेवा लड़ाइयों से जिंदा बचकर निकली थी। हु क्यान के वर्तमान शरीर के लिए उसके सामने भाला उठाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता था, और फिर भी न जाने क्यों हु क्यान के होंठों पर एक मुस्कान खिल उठी। उसने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, अगर मेरी ताकत आजमानी है तो आओ। उनके पास खड़ा रेफरी थोड़ा हिचकिचाया और पूछा, क्या तुम पहले आराम नहीं करोगे? ली सून ने हु क्यान की आंखों में लड़ने का जबरदस्त उत्साह देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, लगता है तुम मेरे जैसे ही हो। आखिर कौन इस चुनौती को ठुकरा सकता था? उत्साह हु क्यान की रग रग में दौड़ने लगा। फिर देखता हूं, क्या इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मेरी तारीफ के काबिल है या नहीं। अगले ही पल दोनों एक साथ एक दूसरे पर झपटे और एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। उनकी आपसी भिड़ंत देखकर दर्शक दंग रह गए। यहां तक कि रेफरी भी अपना पसीना पोंछ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अविश्वसनीय मुकाबले पर क्या कमेंट्री करे। ली सून का एक और हमला रोकने के बाद हु क्यान ने महसूस किया कि वह औरत कितनी ताकतवर है। ऐसी जबरदस्त शक्ति एक महिला के शरीर में समाई थी जो किसी भी ताकतवर पुरुष शिकारी को धूल चटा सकती थी। अगले ही पल ली सून के लगातार हमलों से बचने के लिए हु क्यान ने अपनी कलाई मोड़ी, भाले की डंडी को हथेली में घुमाया और पूरी ताकत से उसके वार को ठोकर मारी। उसने अपनी पूरी शक्ति उस काउंटर अटैक में झोंक दी, जिससे ली सून धीरे धीरे पीछे हटने लगी। फिर भी ली सून के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह साफ तौर पर अभी भी हु क्यान को परख रही थी और अपनी असली ताकत को रोक कर चल रही थी। पहले की तुलना में इस एस रैंक शिकारी से लड़ने के बाद हु क्यान की रफ्तार अब काफी कम होने लगी थी। लंबा समय बीत चुका था और थकावट आखिरकार हु क्यान के चेहरे पर साफ नजर आने लगी थी। ऐसा नहीं था कि ली सून के पास उसे हराने के मौके नहीं थे, बल्कि उसकी मौजूदा शारीरिक हालत उसके उन युद्ध अनुभवों से बनी सहज बुद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। लेकिन ली सून सच में उत्साहित हो रही थी। बहुत वक्त बाद वह किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो भले ही ताकत में उसके बराबर न हो, पर वह सच में एक मजबूत योद्धा कहलाने के लायक था। वह और लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि हु क्यान अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। कदम आगे बढ़ाते हुए ली सून ने तारीफ भरी आवाज में कहा, तुमने कमाल कर दिया। मैं सोच रही थी कि तुम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट टिक पाओगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम पूरे 30 मिनट तक लड़ोगे। इतना कहते ही वह और करीब आई। चूंकि तुम पहले ही थक चुके हो, मैं तुम्हारे लिए यह आसान बना देती हूं। अब वक्त है कि तुम पीछे हटो और आराम करो। यह देख हु क्यान ने अपने भाले को और जोर से पकड़ लिया। उसके शरीर में अब कोई मना बचा नहीं था और हवा में भी इसकी मात्रा बहुत कम थी। उसने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी। वह अपने दिमाग को शांत करने के लिए खुद को मजबूर कर रहा था। यह वह तरीका नहीं था जिसे वह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं बचा था। जब वह ली सून के अगले हमले का सामना करने को तैयार हुआ, तो उसका शरीर अचानक पीछे की ओर झुका। उसकी नजरें ली सून की हर हरकत पर टिकी थीं। जैसे ही उसने जरा सी भी कमजोरी दिखाई, हु क्यान ने पैराडॉक्स फ्लेम छोड़ दी। जैसे ही पैराडॉक्स फ्लेम का विस्फोट हुआ, ली सून की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दी, लेकिन वह पीछे हटने के बजाय सीधे उस ज्वाला के बीच से निकल आई और उसकी तलवार ने उस हमले को 2 हिस्सों में काट दिया, यह समझते हुए कि उसने उसे घायल नहीं किया था। हु क्यान तुरंत पीछे हट गया ताकि उनके बीच की दूरी बढ़ सके। ली सून के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। उसका आखिरी वार हु क्यान को चकमा देने के लिए काफी होना चाहिए था, फिर भी किसी तरह वह बच निकला। ली सून ने पूछा, वह काली आभा जो तुम्हारे चारों तरफ है, आखिर वह क्या है? अभी तुमने उसी से मुझ पर हमला किया था ना? मेरी तलवार ने उसे चीर दिया। हु क्यान ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, वह विरोधाभासी ज्वाला, पैराडॉक्स फ्लेम है, मेरा आखिरी ताश का पत्ता। उस दूसरी दुनिया में यह मेरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे भरोसेमंद शक्ति थी। यह काली अग्नि सामान्य नहीं है। इसने मेरे कपड़े इसलिए नहीं जलाए क्योंकि यह ठोस चीजों को नहीं जला सकती। इसके बजाय इसकी हर एक लौ मेरे द्वारा चुने गए अमूर्त विचारों को ईंधन की तरह जलाती है। अभी मेरी जो स्थिति है, उससे मैं उन मुश्किल से जलने वाले विचारों को नहीं जला सकता, जैसे पहचान, यादें या समझदारी। अगले ही पल कौन देख पाएगा कि आगे क्या होगा।
हु क्यान का भाला उसके हाथ में पागलों की तरह घूम रहा था, जिससे एक तेज और चीखती हुई आवाज निकल रही थी। अब जो एकमात्र चीज वह जला सकता था वह थी उसकी खुद की थकान। ली सून यह देखकर सच में हैरान रह गई। उसने कहा, तेरी स्पीड पहले से भी तेज हो गई है। क्या तुम मुझसे लड़ते हुए अभी भी खुद को रोक रहे थे? कौन उसकी इन बातों को अनसुना कर सकता था? हु क्यान की आकृति अचानक धुंधली हुई, जैसे वह टेलीपोर्ट कर रहा हो, और वह सीधे ली सून के सामने आ गया। उसने एक ही वार में अपना भाला लहराया। ली सून की आंखें अविश्वसनीयता से भरी थीं। उसने सोचा, तुम इतनी जल्दी अपनी ताकत कैसे वापस पा गए? ये कैसे मुमकिन है? जैसे ही उसने यह कहा, ली सून तेज हवा की तरह एरिना से गायब हो गई और अगले ही पल वह फिर से नजर आने लगी। आखिर कौन इतना तेज हो सकता है कि पलक झपकते ही उसकी रफ्तार नजरों से ओझल हो जाए? दोनों हथियार एक साथ हवा में घूमे और बिजली की तेजी से टकराते हुए धातु की तेज खनक में बदल गए। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ली सून को कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। हवा में मना की मात्रा बार बार बदल रही थी, लेकिन एरिना की बनावट में कोई फर्क नहीं आया था, जिससे सिर्फ एक ही बात साफ हो रही थी। यह सब हु क्यान की पैराडॉक्स फ्लेम की वजह से हो रहा था। जैसे आम आग पदार्थ को जलाकर ऊर्जा छोड़ती है, वैसे ही पैराडॉक्स फ्लेम अमूर्त चीजों को खाकर मना पैदा करती है। कौन मना का इस्तेमाल करके विरोधाभासी आग को जला सकता है, और वह आग उसकी थकान को जलाकर और ज्यादा मना पैदा करती है। यह एक ऐसा चक्र बन गया था जो खुद को निरंतर चलाए रखता था। थकान खत्म होती और मना में बदल जाती, फिर वही मना बार बार आग को जला देता। यानी हु क्यान सहन शक्ति वाले मुकाबले में माहिर हो चुका था। जितनी देर लड़ाई चलती, उसके विरोधी की हालत उतनी ही खराब होती जाती, जबकि वह खुद आधी थकान की हालत में बना रहता और लड़ता रहता। उसी वक्त ली सून अचानक प्रकट हुई। वह किसके सामने प्रकट हुई थी? उसने अपनी तलवार तेजी से घुमाई, जिससे धातु की एक तीखी टंकार जैसी आवाज निकली। उसके वार ने अखाड़े की जमीन को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह हु क्यान को छू नहीं पाई। ली सून ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन गहरे दबाव से भरी हुई। क्या तुम सच में आगे बढ़ते रहना चाहते हो? धुएं से भरे माहौल से हु क्यान का कदम बाहर आया। उस वक्त वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई हार न मानने वाला योद्धा अपनी जिद पर अड़ा हो। उसने हंसते हुए कहा, मैं शुरू से ही इसे थकावट की लड़ाई में बदलने वाला था, और अब तुम मुझसे हार मानने को कह रही हो? मैं तो चलता ही रहूंगा। अब तुम जानते ही हो, है ना? हु क्यान ने तंज कसा। तो बताओ, क्या मुझ जैसे योद्धा को तुम्हारी मंजूरी मिलती है? थकान आखिरकार ली सून की आंखों में भी दिखने लगी थी। उसने जानबूझकर अपनी ताकत दबाई थी ताकि कोई उसके बराबर लड़ सके। ली सून ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं सच में अपनी पूरी ताकत से लड़ती तो यह मैच एक ही वार में खत्म हो जाता। मुझे लगता है कि किसी को भी वही शख्स पसंद नहीं आता जो यह नहीं जानता कि कब रुकना है। जब पेड़ जलता है तो सिर्फ राख बचती है। एक बार जली हुई राख को फिर से नहीं जलाया जा सकता। पैराडॉक्स फ्लेम भी ऐसी ही है। यह ज्वाला अवशेष रेजिड्यू छोड़ती है। जब सब कुछ राख में बदल जाता है, तभी वह आग बुझती है, और तब तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। ली सून ने अपनी कलाई पर लगे टाइमर की तरफ देखा। 4 घंटे 17 मिनट बीत चुके थे। हु क्यान इस वक्त पूरी तरह जमीन पर दबा हुआ था। ली सून ने उसकी तरफ नीचे देखते हुए पूछा, तुम काफी देर तक टिके रहे हो, क्या तुम अभी भी इसे जारी रखना चाहते हो? अब कौन बेझिझक हार मान सकता था? हु क्यान बोला, कृपया मुझे जाने दो। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में मर जाऊंगा। उसके हार मानने के साथ ही मैच का विजेता घोषित हुआ। आधिकारिक रूप से विजेता घोषित किया गया ली सून। ली सून ने अपने कोट में हाथ डाला और एक लॉलीपॉप निकाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके अधीनस्थ लोग हैरानी से ठिठक कर रह गए। उसने बिना किसी खास औपचारिकता के लॉलीपॉप हु क्यान की तरफ फेंका, जिसके साथ एक बिजनेस कार्ड भी हवा में लहराता हुआ आया। तुम्हारी सारी मेहनत का इनाम बस यही है, ली सून ने कहा। मेरा कार्ड भी उसी में है, मुझे कॉल जरूर करना। कार्ड पर नीचे की तरफ लिखा था, जीन नुआ बीएलसी हेड हंटर, ली सून की पार्टनर। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बाकी की डिटेल्स पर बाद में बात करेंगे। जब तुम तैयार हो जाओ तो कॉल करना। हु क्यान ने करीब 2.5 घंटे आराम किया। अब वह मजे से चॉकलेट और लॉलीपॉप का स्वाद ले रहा था। वह अपने सामने रखे स्मार्ट डिवाइस को देखकर हैरान रह गया।
उसके पुराने जमाने में पहचान साबित करने के लिए हाथ से लिखे दस्तावेजों की जरूरत होती थी, लेकिन यह फोन तो ऑथेंटिकेशन, सामान की ट्रेडिंग, मैसेजिंग और कॉल सब कुछ अकेले ही संभाल लेता था। यह उसे उस दूसरी दुनिया की याद दिला रहा था जहां वह पहले रहता था। यह सब कुछ दूर से होने वाली किसी जादुई बातचीत जैसा था। तभी एक विशालकाय आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम वही शिकारी हो जिसने वह सब किया, है ना? तुम तो सामने से देखने में कहीं ज्यादा बेहतर लग रहे हो। वह आदमी कैमरे पर दिखने के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी लंबाई साफ तौर पर 2 मीटर से भी अधिक थी। थोड़ी बात करने के बाद उसने एक विजिटिंग कार्ड थमाया जिस पर लिखा था, थाई कंपनी लिमिटेड, ईसॉन हियेन। ईसॉन हियेन ने अपना मकसद सीधे शब्दों में बताया। वह चाहता था कि हू क्यान उसकी टीम में शामिल हो जाए। उसे पूरा यकीन था कि पर्याप्त अनुभव मिलने के बाद हू क्यान उसकी कमान के नीचे सच में चमकेगा। हू क्यान ने ऊपर की ओर देखा। वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। फिर भी अचानक ली सून का चेहरा उसके दिमाग में आ गया। उसके चेहरे की वह हल्की सी लाली और उसकी वह जिद कि आराम करने के बाद उसे कॉल करना है। हू क्यान ने इस बात का पूरा ध्यान रखा। क्या तुम्हें मेरा बिजनेस कार्ड चाहिए? चूंकि हू क्यान के पास पहले से ही कुछ काम थे, इसलिए वह अभी कोई साफ जवाब नहीं दे सका। उसने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा। गुस्सा होने के बजाय ईसॉन हियेन जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुझसे तुरंत फैसला करवाऊंगा? जितना वक्त चाहिए ले लो। हू क्यान सोच ही रहा था कि वह एक मिलनसार आदमी है। तभी ईसॉन हियेन ने अचानक उसका कंधा जोर से दबा दिया। हू क्यान ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें तेज और अडिग थीं। ईसॉन हियेन ने बस इतना कहा, ध्यान से सोच लेना। उसने यह भी कहा कि उसे हू क्यान पर पूरा भरोसा है कि वह एक समझदार इंसान है। इतना कहकर ईसॉन हियेन वहां से मुड़ा और चला गया, जबकि हू क्यान चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। जिस बात ने हू क्यान को हक्का बक्का कर दिया था, वह थी उस आदमी की सीधी और स्पष्ट बात। बस उसी अंदाज ने उसे यकीन दिला दिया था कि वह उस गिल्ड में शामिल नहीं होगा। उसने तो इस बारे में सोचने तक से मना कर दिया। 10 मिनट बाद हू क्यान ने ली सून को फोन किया और पूछा कि वह उसे कहां मिल सकती है। ली सून ने तुरंत एक पता भेज दिया, हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक छोटा कमरा। जब हू क्यान दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे केबिन नाम की वही दुकान दिखी जिसका पता उसे दिया गया था। वहां के स्टाफ ने बड़े जोश के साथ उसका स्वागत किया। आखिरकार हू क्यान अब कुछ हद तक मशहूर हो चुका था। द केबिन में आपका स्वागत है, स्टाफ ने कहा। अंदर वे शख्स मौजूद था जो उसका इंतजार कर रहा था। उसके कदमों की आहट सुनते ही ली सून ने मुड़कर हाथ हिलाया। वह इस बात से हैरान लग रही थी कि हू क्यान इतनी जल्दी वहां पहुंच गया, और उसने पूछा कि क्या कुछ खास हुआ है। हू क्यान ने संक्षेप में बताया कि अभी उसने क्या अनुभव किया और कैसे एक बहुत बड़े आदमी ने उसे अपने गिल्ड में शामिल करने की कोशिश की थी। ली सून यह सुनकर शांत रही। वह जरूर थाई गिल्ड का ईसॉन हियेन होगा। एक बार जब उसे किसी में दिलचस्पी हो जाती है तो बाकी गिल्ड्स आमतौर पर पीछे हट जाते हैं। यह सुनकर हू क्यान हंस पड़ा और बोला, तो तुम्हारी गिल्ड भी उससे सावधान है? अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि मैं थोड़ा निराश हूं। उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि ली सून ने उसे अपने गिल्ड में भर्ती करने की कोई सीधी कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने पूछा, तुम बिना किसी गिल्ड से जुड़े काम करने के बारे में क्या सोचते हो? मेरा मतलब है एक फ्रीलांसर के तौर पर। यह बात तुरंत हो क्यान की समझ में आ गई। साफ था कि ली सून सबसे अलग सोचती थी। उसका कहना था कि गिल्ड के मिशन पूरे करने के लिए गिल्ड की मेंबरशिप होना जरूरी नहीं है। उसने यह भी अंदाजा लगाया कि ईसॉन हियेन शायद हू क्यान को बस एक एंट्री लेवल पोजीशन देने वाला था। यह सुनकर हू क्यान ने मेज पर हाथ पटकते हुए पूछा, एंट्री लेवल रोल? तो फिर यह पार्टनर हंटर आखिर होता क्या है? ली सून ने उसे विस्तार से समझाना शुरू किया। गिल्ड से जुड़े हंटर आमतौर पर 3 रैंक में आते हैं, एंट्री लेवल, सीनियर और पार्टनर हंटर। एंट्री लेवल और सीनियर हंटर उन टीमों में काम करते हैं जिनका नेतृत्व पार्टनर लेवल के हंटर करते हैं। इन्हें मूलतः वेतनभोगी कर्मचारी माना जा सकता है। वहीं पार्टनर हंटर गिल्ड के शेयरधारक होते हैं, न कि सिर्फ फिक्स सैलरी पाने वाले। उन्हें गिल्ड के नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है, जिससे वे लगभग सहमालिक बन जाते हैं। यह पूरा सिस्टम बिल्कुल एक लॉ फर्म जैसा लग रहा था। ली सून ने सुना था कि जब हंटर गिल्ड्स की शुरुआत हुई थी तो उनकी बनावट कानूनी प्रैक्टिस के मॉडल पर ही तैयार की गई थी।
उसकी नजर में हु क्यान को यह जरूरी नहीं था कि वह किसी गिल्ड को ज्वाइन करे। वह नहीं चाहती थी कि हु क्यान धीरे धीरे एंट्री लेवल से सीनियर हंटर की सीढ़ियां चढ़े, बस इसलिए ताकि वह एक दिन पार्टनर हंटर बन सके। हु क्यान समझ गया कि ली सून का क्या मतलब था। जब तक वह अपनी एक मजबूत साख नहीं बना लेता और ऐसे नतीजे नहीं दिखाता जिन्हें लोग नजरअंदाज न कर सकें, तब तक गिल्ड्स खुद ब खुद उसे ढूंढते हुए आएंगी। यह बेबाक अंदाज ली सून को काफी पसंद आया। उसे लगता था कि हु क्यान से बात करते वक्त कोई मानसिक बाधा नहीं है, लेकिन जो बात उसे अजीब लगी वह थी ली सून का उसे बार बार कैंडी देना। जब से वह बैठा था उसने उसे 2 कैंडी दे दी थी। फिर भी वहां एक असली समस्या खड़ी थी। हु क्यान के पास न तो कोई रसूख था और न ही संसाधन। ऐसे में वह खुद के लिए कोई बढ़िया काम कैसे तलाश पाता। शुरू से ही यह एक बहुत मुश्किल चुनौती लग रही थी, लेकिन ली सून ने इस चिंता को हवा में उड़ा दिया और कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने प्रस्ताव रखा कि वह इस मामले में उसकी मदद कर सकती है, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। इस बात ने हु क्यान को और भी शक में डाल दिया, क्योंकि वह जानता था कि दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। उसने सीधे अंदाज में पूछा, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ली सून ने अपना हाथ फाइल फोल्डर पर रखा और कहा, भविष्य में जब तुम काफी कुछ हासिल कर लोगे, इतने मशहूर हो जाओ कि बड़ी बड़ी गिल्ड्स तुम्हें अपने साथ जोधने की होड़ लगाएं, तब बस तुम यह याद रखना कि एक औरत थी जिसने तुम्हारी शुरुआत में मदद की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस यह चाहती थी कि हु क्यान पर उसका एक एहसान रहे। फिर उसने धीरे धीरे फोल्डर उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? इसे स्वीकार करना या न करना पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम फोल्डर खोलकर इसे पढ़ना शुरू कर सकते हो। यह इंचान सिटी का एक कमीशन था जो ग्याडोंग आइलैंड नाम की जगह से जुड़ा था। 2 साल पहले वहां एक करोजन रिफ्ट को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह मिशन फेल हो गया और अपने पीछे एक पूरी तरह बर्बाद हो चुका इलाका छोड़ गया। शुरुआत में तो यही लगा कि काम सिर्फ उस जंग लगी दरार वाले हिस्से को संभालना है, लेकिन असल टास्क ग्याडोंग द्वीप की पेट्रोलिंग करना, किसी भी नई दरार पर नजर रखना और उसे खत्म करना था। मिशन 1 महीने बाद के लिए तय किया गया था, जिसमें 5 मिलियन की एडवांस पेमेंट और काम सफल होने पर अतिरिक्त 15 मिलियन का इनाम था। हु क्यान ने उन कागजात को टेबल पर रख दिया। काम की जानलेवा प्रकृति को देखते हुए यह वेतन बिल्कुल भी उदार नहीं था। ली सून यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें लगता है कि यह गलत है तो और मजबूत बनो और नाम कमाओ। जब तुम मशहूर हो जाओगे तो पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। उस वक्त ली सून बस यह जानना चाहती थी कि हु क्यान का जवाब क्या होगा, हाँ या ना। हु क्यान धीरे से बोला, अगर तुम ऐसे पूछ रही हो तो मैं तैयार हूं। मैं वह इंसान हूं जिसे अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना पसंद है। 30 मिनट बाद 2 कारें हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थीं। उसी समय ली सून एक रहस्यमय आदमी से फोन पर बात कर रही थी। उसने हु क्यान का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि वह एक आम नागरिक है जिसने हाल ही में एक टूर्नामेंट क्लियर किया है और बिना किसी हथियार के ही जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। दूसरी तरफ से जवाब आया, बुरा नहीं था। ली सून ये सुनकर जोर से हंस पड़ी। ये आकलन बिल्कुल गलत है। उसने मुझसे सीधे आमने सामने पूरे 4 घंटे तक लड़ाई की है। फोन पर वह आवाज अब हैरान लग रही थी। क्या तुम सच में कह रही हो? क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने अपनी ताकत दबा रखी थी? ली सून ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं एक अनुभवी शिकारी हूं जिसके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है, और मैं नर्क जैसे माहौल में जिंदा रहकर यहां तक पहुंची हूं। तर्क के हिसाब से तो मुझे उसके साथ खिलवाड़ करना चाहिए था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। लेकिन मैं उसके साथ 4 घंटे से ज्यादा लड़ाई में फंसी हुई थी। ली सून के मन में एक साहसी विचार आया। चाहे उसे जिंदगी में दूसरा मौका ही क्यों ना मिले, शायद फिर कभी उसे हु क्यान जैसा राक्षस ना मिले। थोड़ी देर बाद फोन पर उस आदमी ने जवाब दिया, तुम उसे जितना भी ऊंचा आंको, लेकिन यह मिशन साफ तौर पर ऐसे शिकारी चाहता है जिसके पास पहले से फील्ड का अनुभव हो। उसकी काबिलियत शानदार हो सकती है, लेकिन क्या वह अनुभवी वेटरन्स के साथ मिलकर सच में खुद को संभाल पाएगा? ली सून ने उसे चिंता न करने को कहा, क्योंकि उसने पहले ही किसी अनुभवी शख्स का इंतजाम कर रखा था। उसने तय कर लिया था कि जो भी हो वह हु क्यान के साथ मिलकर काम करेगी। फिर उस आदमी ने एक और सवाल पूछा, अगर वह बच्चा भविष्य में तुम्हारे स्तर तक पहुंच गया तो? ली सून ठंडे अंदाज में मुस्कुराई। उसने कहा, यह बात तुम्हें अजीब लगेगी, पर तुम्हें इसे मानना पड़ेगा। उसका जवाब सीधा था, अगर वह मेरे स्तर तक पहुंच गया
तो शायद बॉस भी उसे हरा नहीं पाएगा। इसके बाद सीन वापस 1 महीने पहले के वक्त में चला गया। उस समय हु क्यान ने ऑनलाइन एक भारी पैकेज ऑर्डर किया था। डिलीवरी ड्राइवर लगातार शिकायत कर रहा था कि यह चीज बेतहाशा भारी है। आखिर खरीदार ने क्या मंगवाया है? पैकेज को दरवाजे पर छोड़ने के बाद ड्राइवर जल्दी से अगली डिलीवरी के लिए निकल गया। जैसे ही हॉलवे में सन्नाटा छाया, हु क्यान ने दरवाजा खोला और उस भारी पैकेज को उठा लिया। थोड़ी ही देर में एक लंबा काला केस उसके टेबल पर रखा हुआ था। यह वही हथियार था जिसे उसने ऑनलाइन खरीदा था। एक तेज क्लिक की आवाज के साथ उसने दोनों हाथों से लैच खोल दिए। जैसे ही उसने अंदर रखे हथियार को देखा, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। इसका डिजाइन लगभग अविश्वसनीय था और हर कोण से वह भाला हु क्यान की उम्मीदों पर एकदम खरा उतरता था। उसे लगा कि लड़ाई में इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। भाले के साथ ही एक हरे तरल वाली शीशी भी आई थी, एक स्प्रिट पोषण। शिकारी आमतौर पर आपातकालीन स्थितियों में इन्हीं पर भरोसा करते हैं। ये शीशियां बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड मना से भरी होती हैं और जब इसकी तुरंत जरूरत होती है तब ये बेहद काम आती है। आमतौर पर मना का इस्तेमाल वैसे ही होता है जैसे पानी का डिस्पेंसर। शिकारी हवा से मना खींचते हैं, उसे शरीर में जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर रिलीज करते हैं। स्पिरिट पोषण बस इस पूरी प्रक्रिया को बहुत कम समय में पूरा कर देता है। हालांकि हु क्यान मना को बाकी लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल करता था। उसने स्टोरेज वाले स्टेप को ही पूरी तरह छोड़ दिया था। वह सीधे हवा से मना खींचकर उसी वक्त इस्तेमाल करने में यकीन रखता था। इस तरीके का फायदा साफ था, चूंकि वह आसपास की हवा में मौजूद मना पर निर्भर था, इसलिए उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी। इसके अलावा जैसे जैसे मना उसके शरीर में बार बार बहता, उसके ऊर्जा मार्ग खुद ब खुद मजबूत होते जाते, जिससे समय के साथ वह ज्यादा मात्रा संभालने के काबिल हो जाता। फिर भी एक दिक्कत थी, जब तक वे रास्ते पूरी तरह पक्के नहीं हो जाते तब तक उसके काबू करने की सीमा कम रहती, जिससे वह ज्यादा ताकतवर धमाके जल्दी जल्दी नहीं कर पाता। इसलिए अभी इंतजार करने का वक्त नहीं था और सुरक्षित तरीका यही था कि वह पहले से ही कुछ मना जमा करके रखे। तुम पूरा वायल एक बार में पी सकते थे। अगर वह करीब 1 महीने तक इसी तरह ट्रेनिंग करता रहता तो उसे पूरा यकीन था कि वह उस स्तर तक पहुंच जाएगा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। 1 महीने बाद सीन बदलकर इंचान के ग्याडोंग आइलैंड पर आ गया। वहां असेंबली पॉइंट पर पहले ही शिकारियों की लंबी लाइन लग चुकी थी। चारों तरफ शिकारी ऑपरेशन की अंतिम तैयारियों में जुटे थे। जब स्टाफ ने हु क्यान की जानकारी की जांच पूरी कर ली तो उसे स्क्वाड 8 में भेज दिया गया। जल्द ही वह एक ऐसे साइन बोर्ड के नीचे खड़ा होकर इंतजार करने लगा जिस पर उसकी टीम की पहचान अंकित थी। 8 नंबर के निशान के साथ हु क्यान वहां चुपचाप बैठा रहा, जबकि बाकी शिकारी बड़े उत्साह से आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि इस महीने की पगार वाकई बढ़िया होगी, तो कोई इस बात को लेकर बेचैन था कि न जाने मिशन के लिए कब निकलना होगा। जब हु क्यान ध्यान लगाकर आराम कर रहा था, तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां शिकारी हान सिंगा खड़ी थी। उसके बाल पहले के मुकाबले काफी छोटे थे। ऐसा लगता था कि उसे अब यह समझ आ गया है कि लंबे बाल लड़ाई के दौरान नुकसानदेह साबित होते हैं। हान सिंगा उसके पास आई और इस मिशन के लिए उसके साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रही थी। हु क्यान ने उत्सुक होकर पूछा, यहां इतने सारे शिकारी मौजूद हैं, फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? उसने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसे हु क्यान की मजबूती पर पूरा भरोसा है और वह उसके साथ काम करके उसकी लड़ाई की शैली को समझना और सीखना चाहती है। यह सुनकर हु क्यान चुप रह गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है एक और बोझ मिल गया जिसे वह इतनी जल्दी अपने पीछे से नहीं हटा पाएगा। उसने कहा, अगर तुम मेरी रफ्तार पकड़ सकती हो तो मेरे पीछे आओ। उसी वक्त एक स्टाफ मेंबर ने बीच में आकर उनकी बातचीत रोक दी। उसने घोषणा की, चूंकि अब स्क्वाड 8 के सभी सदस्य मौजूद हैं, इसलिए हम मिशन की ब्रीफिंग शुरू करेंगे। चूंकि हमारे बीच कुछ नए लोग भी शामिल हैं, इसलिए मैं सभी प्रतिभागियों को कुछ बुनियादी बातें भी समझाऊंगा। मैं हमारे अनुभवी शिकारियों से उनकी समझदारी की उम्मीद करता हूं। करोजन रिफ्ट्स, क्षरण दरारें, को फिलहाल लेवल 1, 2, 3 और अनरैंक्ड श्रेणियों में बांटा गया है। कोई रिफ्ट लेवल 1 के जितने करीब होगा वह उतना ही ज्यादा खतरनाक माना जाएगा। इसके अलावा किसी खास इलाके में जो पहली दरार दिखाई देती है उसे अल्फा कहा जाता है। अभी
ग्याडोंग द्वीप पर अल्फा करोजन रिफ्ट उत्तरी हिस्से में मौजूद एक चर्च के पास है। हालांकि यह अभी अनरैंक्ड है, लेकिन इसके बढ़ने की अनिश्चितता को देखते हुए हम आप सभी को सख्ती से हिदायत देंगे कि उस तरफ बिल्कुल मत जाना। आप सभी का काम ग्याडोंग द्वीप के पूर्वी हिस्से में पेट्रोलिंग करना है। वहां अगर कोई नई दरार दिखे तो उसे पहचानें और तुरंत खत्म कर दें। टीम के बीच से तुरंत एक नाराज आवाज उठी, तुम एक नए आदमी को दरार साफ करने का काम दे रहे हो? क्या यह कोई मजाक है? स्टाफ मेंबर ने उस शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और टीम को सीधे ऑपरेशन क्षेत्र की तरफ ले गया। वहां पहुंचते ही लोगों को साफ सुनाई देने लगा कि वह इलाका असल में कितना खतरनाक है। दूर से आती आवाजों को सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी हड्डियां ठिठुर उठी हों और खून जमने वाला हो। हु क्यान को यह सब बहुत ज्यादा ड्रामे वाला लग रहा था। तभी हान सिंगा ने अपनी तलवार के पीछे वाले हिस्से से हल्के से हु क्यान की जांघ पर थपकी दी, जिससे उसे आगे बढ़ने का इशारा मिला। ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। स्टाफ मेंबर ने चिल्लाते हुए कहा, द्वीप की स्थिति रियल टाइम में ऑफशोर कंट्रोल रूम को भेजी जा रही है। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो तुरंत उनसे संपर्क करें। हंटर्स, आपको मेरी शुभकामनाएं। अपने तय स्थान पर पहुंचने के बाद उस एरिया में पहुंचकर पूरे ग्रुप ने एक्शन प्लान पर चर्चा शुरू की। मिशन यह था कि एक हफ्ते के भीतर 2 इलाकों का सर्वे करना था। जैसे ही चर्चा जोर पकड़ रही थी, हु क्यान की आवाज बीच में गूंजी। उसने अपने फोन पर मैप की तरफ इशारा करते हुए सुझाव दिया, हमें वाजियो टेम्पल पर अपना बेस बनाना चाहिए और वहीं से ऑपरेट करना चाहिए। ये सुनते ही कुछ लोग साफ तौर पर नाराज हो गए। उनमें से एक बोला, तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। तुम नए हो क्या? और टेम्पल ही क्यों? ऐसा मत सोचो कि कोई नया लड़का हमें आदेश देगा। कौन इस नाराजगी को नजरअंदाज कर सकता था? अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए हु क्यान ने शांति से अपनी बात समझाई। वाजियो मंदिर से हम यिनेर इलाके पर नजर रख सकते हैं और मंदिर की इमारतें अभी भी ठीक ठाक हालत में हैं। हम उन्हें ठहरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तो बुनियादी फील्ड लॉजिक है। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह सोचा भी नहीं? हु क्यान ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बात सुनते ही सबका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वे चिल्लाए, आसपास कई जगहें हैं जहां हम रह सकते हैं। अगर हम पहाड़ चढ़ने के बाद घेर लिए गए तो? हु क्यान एक ठंडी हंसी हंसा और बोला, हम लाखों दुश्मनों से तो लड़ नहीं रहे हैं। फिर तुम लोग क्या उम्मीद कर रहे हो कि वहां तुम्हें कैसे घेर लिया जाएगा? उसके इस जवाब ने उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वे उस वक्त उसके जैसे नए शिकारी की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। हु क्यान समझ गया कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो बुनियादी तर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए उसने बहस के बीच ही साफ फैसला लिया कि वे लोग अलग हो जाएंगे। वे अपनी योजना पर चलेंगे और वह अपनी। हु क्यान ने सोचा था कि सिर्फ हान सिंगा उसके साथ आएगी, लेकिन उसे तब हैरानी हुई जब एक तीसरा शख्स भी उनकी छोटी टोली में शामिल हो गया। उसने उस आदमी की तरफ देखा। अपने बगल में खड़े उस आदमी को उसने अपनी आंख के कोने से देखा। उसका मना लेवल हान सिंगा से थोड़ा ज्यादा था। अगर उसे सही से याद था तो उसका नाम किम मिंज था। जब जिज्ञासा हुई कि किम मिंज उनके साथ क्यों आया, तो उसका जवाब सुनकर हंसी आ गई। किम मिंज ने कहा कि वे दोनों शायद अपना पहला मिशन कर रहे थे और उसे चिंता थी कि 2 नए लोग अकेले कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं। इसलिए वह साथ आया था ताकि उन पर नजर रख सके। कम से कम टीम में एक भरोसेमंद शख्स तो था। तभी हु क्यान की नजर कहीं टिक गई। वह आगे बढ़ा क्योंकि उसे पहले से ही कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अगले ही पल उसने अचानक अपना रुख बदल लिया। जब बाकी दोनों हैरान होकर उसे देख रहे थे तो उसने बाएं हाथ से उन्हें रुकने का इशारा किया। उसने चुप्पी बनाए रखने की चेतावनी दी और धीरे से कहा कि वह दूसरी तरफ जाकर देखेगा। किम मिंज ने सावधानी से आगे झांका ताकि हालात का अंदाजा लगा सके। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम सी गईं। दर्जनों दानव जंगल के बीच भाग रहे थे और उनकी संख्या 50 के आसपास थी। उसने सुझाव दिया कि एक चक्कर लगाते हुए दानवों से सीधे टकराव से बचना चाहिए। पर कौन था जिसने उसे शांत करने के लिए हाथ उठाया? घबराओ मत, उसने कहा, तुम्हारी खास काबिलियत क्या है? किम मिंज ने तुरंत जवाब देने के बजाय हिचकिचाहट दिखाई, जिससे हु क्यान का चेहरा सख्त हो गया। क्या वह सच में उनके सामने सीधे लड़ने का सोच रहा था? उसकी हिचकिचाहट ने हु क्यान को गंभीर कर दिया। शिकारियों के लिए खतरनाक जीवों से लड़ना तो एक आम बात थी। मैं फिर से पूछता हूं, उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी खास काबिलियत असल में क्या है?
हु क्यान ने जल्दी ही किम मिंज की विशेषता जान ली। वह आग का तत्व था और उसकी सबसे भरोसेमंद ताकत फायरबॉल थी। ठीक है, हु क्यान बोला, तब मेरे सिग्नल का इंतजार करो और पहला हमला शुरू करो। किम मिंज ठिठक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हु क्यान इतनी तेजी से हमले का आदेश देगा। एक पल के लिए वह हु क्यान की सोच को बिल्कुल समझ नहीं पाया। किम मिंज पूरी तरह हु क्यान की रणनीति समझ पाता उससे पहले हान सिंगा बोली, अगर किम मिंज हमला संभाल रहा है तो मैं क्या करूं? किम मिंज ने सोचा कि उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ 3 लोग और सामने 50 दुश्मन, यह तो सरासर पागलपन था, खासकर जब वे अपने पहले मिशन पर थे। हमें तब तक पीछे हटकर इकट्ठा होना चाहिए जब तक हम बाकी शिकारियों से संपर्क न कर लें। हु क्यान ने सिर हिलाया। समय बहुत कम था और बाकी लोगों के वहां पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता। उनकी स्थिति अलग थी। हु क्यान का ग्रुप सीधे वाजियो मंदिर की तरफ से निकला था, जबकि बाकी शिकारी अभी भी तटरेखा पर दूसरी संभावित दरारों की तलाशी ले रहे थे। इसके अलावा रेडियो का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना समझदारी नहीं थी, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि कोई सिग्नल पकड़ने वाला शिकारी समय पर पहुंच ही जाएगा। इससे भी बुरा यह था कि अगर राक्षस इंतजार करते करते इधर उधर फैल गए तो वे दूसरी टीमों के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे। जब किम मिंज ने खुद को शांत किया तो उसने हु क्यान की सोच समझी और पाया कि यह बिल्कुल सही थी। पास में चाहे शिकारी हों, पर यह तय नहीं था कि वे तुरंत आ जाएं, खासकर पहले हुए झगड़े के बाद। इसका मतलब था कि सिर्फ ये तीनों ही उन राक्षसों से निपट सकते थे। ऐसे मुश्किल हालात में अचानक हमला करना ही उनकी सबसे बढ़िया चाल थी। यही सबसे बढ़िया ऑप्शन था जिससे किम मिंज की फायरबॉल एकदम जरूरी हो गई थी। हु क्यान ने बेकार की बातें नहीं की और सीधे अपना प्लान समझा दिया। किम मिंज, तुम फायरबॉल से बीच वाला हिस्सा मारना। मैं दोनों तरफ से उन्हें घेर लूंगा और किसी को भागने नहीं दूंगा। यह जिम्मेदारी सुनकर किम मिंज हैरान रह गया। प्लान इतना पक्का था कि ऐसा लग रहा था जैसे हु क्यान ने हर मुमकिन नतीजा पहले ही देख लिया हो। कुछ पल के लिए किम मिंज और हान सिंगा सोचने लगे कि हु क्यान असल में किस तरह का इंसान है। वह एक ऐसा लीडर लगा जो अनगिनत लड़ाइयों से होकर निकला हो। वे अब सही मौके का इंतजार करने लगे। वह सब्र से सही पल का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बड़ी संख्या में राक्षस एक जगह इकट्ठी हो रहे हैं। यही सही संकेत था। किम मिंज ने बिना देर किए आग का गोला फेंक दिया। अगले ही पल राक्षसों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक जबरदस्त आग का धमाका उन पर टूट पड़ा। आग की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि कुछ राक्षस चुटकियों में राख हो गए। फिर भी किम मिंज को अगला जादू तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। उस वक्त हु क्यान लाइन संभालेगा और हर आने वाले हमले को रोकेगा। किम मिंज ने अपने हाथ उठाए। उसने अपनी भौहों के पास उंगलियां साथ रखकर मना को लगातार संकुचित और मार्गदर्शित किया। अगले ही पल कौन इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता था? हु क्यान की रफ्तार को पकड़ना लगभग नामुमकिन था और उसकी आंखों में केवल मार देने की भावना थी। अब उसकी एक ही प्राथमिकता थी, राक्षसों को वहीं रोकना और किम मिंज को फिर से जादू करने का वक्त देना। एक तेज रफ्तार और व्यापक वार के साथ उसने कई रिफ्ट राक्षसों को काट दिया। दक्षता बढ़ाने के लिए सही भूमिका बांटना जरूरी था। अब उसका काम अपने साथियों के लिए वक्त खरीदना था, जब तक अगला फायरबॉल तैयार न हो जाए। उस पल एक जीव सीधे उस पर टूट पड़ा। हु क्यान ने पूरी तरह उस हमले को नजरअंदाज कर दिया और अपना भाला बड़ी ताकत से घुमाया, जिससे एक ही वार में कई और दानव गिर पड़े। वह किसी को भी किम मिंज के करीब आने नहीं देगा। फिर भी अकेले लाइन संभालना हमेशा के लिए काफी नहीं था। उसे हान सिंगा का साथ चाहिए था। हु क्यान बोला, तुम्हारी बारी। अगले ही पल उसके पास तेज खनखनाहट के साथ एक धारदार वार की आवाज गूंजी। एक ही वार में हान सिंगा ने 3 गॉब्लिन्स के शरीर चूर चूर कर दिए। वह गहरी सांस लेकर बोली कि काम हो गया। अभी के लिए अब सारा जिम्मा किम मिंज का था। लगभग उसी वक्त उसकी आवाज धीमी पड़ गई और एक जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ी। किम मिंज की आग की गेंद तैयार थी। हु क्यान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। रुक जाओ, जब मैं हिलूंगा तभी फायर करना। उस आग की चपेट में आ जाना एक बड़ी समस्या होती। जैसे ही हु क्यान ने वह इलाका खाली किया, किम मिंज ने आग की गेंद छोड़ी। वह जलती हुई गेंद किसी पागल जानवर की तरह तेजी से आगे बढ़ी और सीधे राक्षसों की तरफ झपटी। जहां हु क्यान कुछ ही पल पहले खड़ा था, वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके से पहले ही वह कूद चुका था।
धमाके के बाद हु क्यान ने भाला और कसकर पकड़ लिया। उस अफरा तफरी में दो राक्षस भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हु क्यान उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में जंगल का धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। हु क्यान ने अपना भाला जमीन में मजबूती से ठोंक दिया। यह घात लगाकर किया गया हमला पूरी तरह कामयाब रहा था। हर राक्षस खत्म हो गया था। हालांकि इस लड़ाई ने तीनों पर असर छोड़ा था। हु क्यान उनकी टीम वर्क की तारीफ करने ही वाला था जब उसने अचानक अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस किया। जब उसने मुड़कर देखा तो किम मिंज ने सीधे उसके सिर पर पिस्तौल तानी हुई थी। उसका चेहरा तनाव से भरा और पूरी तरह फोकस्ड था। फिर किम मिंज ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, दिमाग हिल गया? तुम मेरा निशाना रोक रहे हो? हु क्यान एक पल के लिए सन्न रह गया। वह सोच रहा था कि किम मिंज उसे ही गोली मार देगा। अगले ही पल किम मिंज ने 2 बार ट्रिगर दबाया और गोली पीछे मौजूद एक मॉन्स्टर को लग गई, जो वहीं गिर पड़ा। वे मॉन्स्टर के शरीर में माइक्रोचिप्स इम्प्लांट कर रहे थे। जैसे ही मिशन खत्म होता और इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया जाता, कॉन्ट्रैक्टेड सैल्वेज डीलर उन्हें लेने आते थे। ये सैल्वेज डीलर शवों से सीधे उपयोगी चीजें निकालने में माहिर होते थे। चिप्स लगाने के बाद मिशन के अंत में वही डीलर शवों को संभालते थे और जो कुछ भी काम का हो उसे इकट्ठा करते थे। फिर उन चीजों का मूल्यांकन करके उन्हें बेचा जाता था और मुनाफे को आपस में बांट दिया जाता था। डीलर अपनी कॉन्ट्रैक्ट कमीशन लेते थे और बाकी बचा पैसा शहीद हंटर्स के परिवारों को दिया जाता था। हु क्यान ने पूछा कि क्या उन डीलर्स पर भरोसा किया जा सकता था। किम मिंज ने उसे यकीन दिलाया कि यह बिल्कुल सुरक्षित प्रक्रिया है। बस एक भरोसेमंद कबाड़ व्यापारी चुना जाना चाहिए और पहले से ही एक ठेका कर लेना चाहिए। बात करते हुए पेड़ों के बीच एक दानव छिपा हुआ था, जो उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। अगले ही पल उसने अचानक हमला कर दिया और पत्थर के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। हु क्यान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और किम मिंज को पकड़कर उसे हमले के इलाके से बाहर खींच लिया, वरना दोनों गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। जब वे सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए तो हु क्यान ने किम मिंज को छोड़ा और उस दानव की तरफ मुड़ गया। किम मिंज को गुस्सा आ गया। अभी अभी तो उन्होंने एक पूरा झुंड ही मार गिराया था और अब फिर से एक नया दानव सामने आ गया। उस दानव ने एक सिहराने वाली हंसी निकाली और अपना मुंह खोलकर डरावने दांत दिखाए। हु क्यान का चेहरा सख्त हो गया। यह साफ था कि यह पहले वाले दानवों का नेता था। एक जोरदार गुर्राहट के साथ उस जीव की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। कोई नहीं जान पाया कि वह मदद बुला रहा था या नहीं। हु क्यान ने धीरे से कसम खाई। अगर वह लड़ने वाला था तो फिर उसने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? क्या उसने पहले अपने छोटे छोटे साथियों के साथ उनका सामना किया था? अकेले ही उन तीनों को चुनौती देना खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं था। वह चमगादड़ों का नेता एक तेज और खतरनाक हंसी हंसा। हु क्यान उसके अंदर मना की ऊर्जा दौड़ती हुई महसूस कर सकता था। यह कमजोर राक्षसों से बिल्कुल अलग स्तर का था। हु क्यान ने अपनी टीम के सदस्यों को पीछे हटने के लिए चिल्लाकर कहा और उन्हें बीच में न आने का आदेश दिया। वह अकेले इसे संभाल लेगा। उस जीव की ताकत बहुत भारी थी। अगर वह पकड़ लेता तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाता। दोनों एक जगह जम गए। आमतौर पर ऐसे राक्षस से तीनों को मिलकर लड़ना चाहिए था। उन्हें कौन जोरदार अंदाज में डांट सकता था? मैं एक बार कहता हूं, अभी पीछे हट जाओ। मुझे अपनी बात दोहरानी न पड़े, वरना अपने सिर अपने शरीर से अलग लेकर घर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर वे सब दंग रह गए। हु क्यान के कहने का तरीका वाकई डरावना था। फिर हु क्यान ने अपना भाला हिलाते हुए उन्हें तुरंत वहां से जाने को कहा। अकेले लड़ने से वह अपनी पूरी ताकत बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता था। उसने गर्जना की, तो आओ फिर, ओ शापित चमगादड़ नेता।